चलो तो हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ज़रा ध्यान से समझते भी चलना, ठीक है, और देखते चलना। देखेंगे इस टॉपिक के नाम में ही हमारे को शुरू में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो है सब्जेक्ट। क्या नाम है? सब्जेक्ट। मेरे को बताओ सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर हमारा मेन हीरो। क्या होता है? मेन हीरो, या फिर जिसको हम प्रोटैगनिस्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रोटैगनिस्ट। की सब्जेक्ट जो है वही एक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज़ हमारे को यहाँ पे नज़र आ रही है वर्ब। क्या नज़र आ रही है? वर्ब। वर्ब क्या होता है जल्दी से बताओ? एक्शन वर्ड। ऑब्वियसली जो भी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारे को वर्ब के थ्रू पता लगता है। अब इस टॉपिक के अंदर हमारे को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट करवाना है। क्या करवाना है? अग्रीमेंट करवाना है, मतलब उनके रिश्ते को मेंटेन करना है। क्या करना है? उनके रिश्ते को मेंटेन करना है। इसी वजह से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कॉनकॉर्ड का मतलब होता है तालमेल। क्या मतलब होता है? तालमेल। यानी कि हमारे को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिश्ता मेंटेन करना है, तालमेल बिठाना है। जैसे ऐसे मान लो कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। सब्जेक्ट हस्बैंड है और वर्ब वाइफ है, तो अगर वो रूठ गया तो उसको मनाओ, वो रूठ गया तो उसको मनाओ। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच में हमारे को रिश्ता मेंटेन करवाना है। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे टॉपिक में हम यही सब पढ़ेंगे। बड़े सारे रूल्स भी डिस्कस करेंगे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, सबसे पहले बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूँगा जो कि तुम्हारे जितने बड़े बच्चों से पूछनी तो नहीं चाहिए, पर मेरे को एक बात बताओ, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक। और प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, मोर देन वन। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? चलो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक बेसिक रूल। क्या डिस्कस करेंगे? एक बेसिक रूल। अगर ये बेसिक रूल समझ में आएगा तभी आगे की बातें समझ आएंगी। अगर ये बेसिक रूल समझ नहीं आया तो आगे सब बकवास है, कोई लॉजिकल नहीं है। बात समझ में आ रही है? देखो, सबसे पहला बेसिक रूल हमारे को क्या समझना है कि अगर हमारे सेंटेंस के अंदर इफ़ सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, अगर हमारे किसी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, कैसा है? एक है। बात समझ में आ रही है? तो हम वर्ब के साथ लगाते हैं या तो एस या फिर ईएस। क्या लगाते हैं? या फिर एस या फिर ईएस। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने बोला कि दित्या, क्या बोला मैंने? दित्या डांसेस। मैंने डांस नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा? डांसेस। मैंने वर्ब के आगे एक एस लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दित्या है ये क्या है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि माधव टीचेस, क्या बोला मैंने? टीचेस। अब मैंने टीच के आगे क्या लगा दिया? ई एस। क्या लगा दिया? ई एस। क्यों? क्योंकि माधव क्या है? सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इफ़ सब्जेक्ट इज़ प्लूरल, प्लूरल मतलब मोर देन वन, ठीक है, तो हम वर्ब को छोड़ देते हैं एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ वर्ब को छोड़ देते हैं। इसको फिर से एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले हमने बोला था दित्या डांसेस। क्या बोला था? दित्या डांसेस। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दित्या एंड रिद्धि, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? डांसेस नहीं, ये हो जाएगा हमारा डांस। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया? प्लूरल। क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात जानो, प्लूरल सब्जेक्ट को ही हम कंपाउंड सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट बोल लो, प्लूरल सब्जेक्ट बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले मैंने बोला था माधव टीचेस, अगर इसकी जगह अब मैं कर दूं दे, क्या लिख दिया मैंने? दे, तो बताओ क्या होगा? टीच। क्या होगा? टीच। क्योंकि दे का मतलब क्या है कि जरूर प्लूरल बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्लूरल बात हो रही है, एक से ज़्यादा टीचर्स की बात हो रही है। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है, ये छोटी सी चीज़ क्लियर है,
तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और बड़ी ही बेसिक सी बात है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अलावा मैं तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल वर्ब्स डिस्कस करना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा? कुछ स्पेशल वर्ब्स डिस्कस करना चाहूँगा। देखो, हमने वर्ब के बारे में अभी अभी क्या रूल पढ़ा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस लगा दो, और अगर प्लूरल है तो एज इट इज़ छोड़ दो। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, यानी कि 4 ऐसे वर्ब्स हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, तो उनको हमारे को ज़रा ध्यान रखना है। ठीक है, उनकी सिंगुलर फॉर्म अलग होती है और उनकी प्लूरल फॉर्म अलग होती है। ज़रा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है इज़, और अगर इसका प्लूरल हो तो क्या होगा? आर। सिमिलरली हमारे पास एक होता है वॉज, उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? वर। सिमिलरली हमारे पास एक होता है हैज़, उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? इसी तरीके से हमारे पास एक होता है डज़। क्या होता है? डज़, उसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है? डू। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हमारे को याद रखना। डज़ सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर हम बोलेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ ही डज़ नॉट नो, ठीक है, ये ही यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ दे डू नॉट नो, अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे डज़ जो है सिंगुलर फॉर्म होती है और डू जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। ये बात क्लियर है? ठीक है, ये हमारे को ये वाले 4 जो स्पेशल वर्ब्स हैं ये हमारे को लर्न करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब इतनी बात समझने के बाद मैं तुम्हारे से एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, और मैंने बोला कि दित्या एंड रिद्धि आर लेजी। सपोज करो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि दित्या एंड रिद्धि आर लेजी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, मेरे को बताओ कि ये सिंगुलर यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है या प्लूरल है? प्लूरल है, यानी कि कंपाउंड सब्जेक्ट है। हमारे पास एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। और मेरे को बताओ आर क्या है यहाँ पे? वर्ब। वेरी नाइस, आर क्या है यहाँ पे? वर्ब है। बात समझ में आ रही है? अब देखो क्या है, क्या मैं दित्या को सब्जेक्ट 1 लिख सकता हूँ? क्या मैं रिद्धि को सब्जेक्ट नंबर 2 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ कि वर्ब के ज़्यादा नज़दीक सब्जेक्ट नंबर 1 है या सब्जेक्ट नंबर 2 है? सब्जेक्ट नंबर 2 है। अब मैं तुम्हें ये फालतू की बातें क्यों बता रहा हूँ? अभी थोड़ी देर में हम कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पर हमारे को यही चीज़ काम आएगी। ठीक है, तो हम सब्जेक्ट्स को नेमिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रूल्स के ऊपर, जो तुम्हारे पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, एक हमारे पास बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं एंड। क्या कहते हैं? एंड। देखो, कभी भी तुम्हारे को क्वेश्चन में एंड दिखे ना तो समझ जाना कि सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल। सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम डैश इनोसेंट। बताओ, इज इनोसेंट या आर इनोसेंट? बोलो, आर इनोसेंट। क्यों? क्योंकि राम एंड श्याम, ठीक है, ये क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो कभी भी अगर हमारे को पेपर में एंड दिखेगा तो हमारे को क्या याद रखना है कि सब्जेक्ट कैसा बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ा सा बातों को आगे लेकर चलते हैं। एंड तो बहुत आसान था। एक एंड का ही छोटा भाई होता है जिसको हम कहते हैं क्या? और का हिंदी में मतलब क्या होता है? या। क्या मतलब होता है? या। जरा इसी वाले सेंटेंस के अंदर सोच के बताओ, अगर यहाँ पर राम एंड श्याम की जगह राम और श्याम होता, राम और श्याम, तो थोड़ा मेंटली सोचो पहले, फिर हम रूल पे जंप करेंगे कि या राम
या शाम में से कोई एक इनोसेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बताओ जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। जरा सोचेंगे, देखो दिखने में दो दिख रहे हैं, राम और श्याम, ठीक है, लेकिन अगर हम उसका मीनिंग खोजने चलें तो हमें पता लगेगा राम या श्याम में से कोई एक इनोसेंट है। लेकिन अब तुम बोलोगे यार ये हवाई बातें क्या कर रहा है, रूल बताना कि अगर पेपर में आया तो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। तो जरा ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? जरा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। देखो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि राम और श्याम डैश इनोसेंट, ठीक है, तो दोनों में से हमारे को ये पता है कि कोई एक इनोसेंट है, दोनों में से कोई एक इनोसेंट है। क्या मैं राम को लिख सकता हूँ सब्जेक्ट 1? अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी इजाज़त से मैंने लिखा था यहीं पर दित्या को सब्जेक्ट नंबर 1। क्या मैं लिख सकता हूँ राम को सब्जेक्ट नंबर 1? ठीक है। क्या मैं श्याम को लिख सकता हूँ सब्जेक्ट नंबर 2? क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है। और हम लोग यहां पर इज या आर ये जो भरेंगे ये क्या होगा हमारा? वर्ब। क्या होगा? वर्ब। तो जब भी हम लोग और का क्वेश्चन हमारे को पेपर में दिखेगा, जब भी हमारे को और रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो एक रूल याद रखना है। क्या याद रखना है? रूल याद रखना है। और रूल क्या है कि सेकंड सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सेकंड सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। जो पीछे वाला सब्जेक्ट है, कौन से वाला सब्जेक्ट है? पीछे वाला सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी लिख लो कि पीछे वाला सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है, तुम्हारे मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ पर तो दो ही सब्जेक्ट थे, कि एक राम था और एक श्याम था, तो हमने क्या किया कि भाई चलो जो पीछे वाला है उसको चूज कर लिया, जो सेकंड वाला है उसको चूज कर लिया। मान लो 4 हो जाए, मान लो 4 सब्जेक्ट हो जाए। तो तुम एक बेसिक रूल याद रखो, एक बेसिक रूल याद रखो कि सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तीनों लाइनों का मतलब एक ही है। ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी है ना कि सेकंड सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट कौन है? श्याम। पीछे वाला सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पीछे वाला कौन है? श्याम। सब्जेक्ट नियरेस्ट टू द वर्ब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वर्ब के सबसे करीब कौन है? श्याम। बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे को और के लिए याद रखना है। बात थोड़ी थोड़ी चमक रही है क्या? थोड़ी थोड़ी चमक रही है। देखो एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा और क्लियर होगी बात। एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं। एक आधा क्या, मैं जरा 4-5 एग्जाम्पल लिखता हूँ, तुम अपने मन में सोचना आंसर क्या होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते चलो। देखो क्या है, मान लो मैं बोलूँ कि कोई चिल्लाएगा नहीं, मन में सोचेंगे। चलो करते हैं जरा डिस्कस, एक एक करके मेरे को आंसर बताना। हाँ भाई, सबसे पहले आप बताओ, कैट्स और डॉग्स प्ले, क्यों? हाँ बीच में और है, ठीक है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो ये और एक ये। मेरे को बताओ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डॉग्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? डॉग्स। और डॉग्स क्या है? सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। ठीक है, डॉग्स जो है वो मोर देन 1 है ना, तो जब भी प्लूरल होता है तो वर्ब के पीछे हम एस या ईएस लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, इसी वजह से इसे एज इट इज छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? अगला वाला आप बताओ। चलो, कैट्स और डॉग
प्लेज, वेरी नाइस। क्यों बताया, क्यों लिखा हमने प्लेज, रीजन भी बता दो जरा। तो सिंगुलर कौन है यहाँ? हाँ, वे डॉग्स, डॉग, ठीक है। हम पीछे वाले को मैटर करता है हमारे लिए, और पीछे वाला क्या है? सिंगुलर है। बात समझ में आ रही है? चलो अगला वाला आप फिर से बता दो। कैट और डॉग्स प्ले, क्यों भाई? हाँ, हमारे को ये देखना ही नहीं, ये बिल्ली गई भाड़ में, बात समझ में आ रही है? मर गई हमारे लिए बिल्ली, ठीक है। लेकिन हमारे को सिर्फ जब भी हमारे को और नजर आ रहा है तो पीछे वाला सब्जेक्ट जो है ओनली दैट इज इंपॉर्टेंट, और वो क्योंकि प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल के हिसाब से प्ले लगा देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अगला वाला आप बताओ। आप बताओ क्यों भाई? अबे यहाँ पे तो और है ही नहीं ना, यहाँ पर तो कौन आ गया? एंड। जब एंड आ गया तब तो प्लूरल बन ही गया सब्जेक्ट। अभी अभी बताया ना कि जैसे ही एंड आएगा तब तो अंधाधुन सोच लेना है, सब्जेक्ट बिकम प्लूरल। बात समझ में आ रही? तब कोई चॉइस नहीं कर रहे, कुत्ता भी है और बिल्ली भी है। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, हाँ देखेंगे। अगर कैट एंड हो गए तो फिर तो क्या ही होगा? प्ले ही होगा। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों की बात हो रही है। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है? चलो अगला वाला बताओ। कैट एंड डॉग्स प्ले, वेरी नाइस। अबे थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोलो, घबरा क्यों रहे हो जब सही आंसर दे रहे हो तो? समझ आ गई बात? ठीक है, चलो अभी तक हमने एक रूल समझा एंड के बारे में। जब भी एंड होता है तो सब्जेक्ट को हमेशा हम प्लूरल ही लेते हैं। अगला हमने रूल समझा और के बारे में। जब भी हमारे को और नजर आ रहा है तो हमारे को पीछे वाले सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, सेकंड सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी वर्ब के करीब है उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। बात समझ में आ रही है? अब हम जरा एक और रूल डिस्कस करते हैं जो कि तुम्हारे पेपर में तुम्हारे को तंग करने के लिए अक्सर हमारे को वर्ड नज़र आता है, वर्ड नज़र आता है। एक हमारे पास चीज़ होती है एज वेल एज। क्या होती है? एज वेल एज, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे। जब मैंने और डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, तो मेरे को बताओ मैंने क्या रूल बताया था? पीछे वाला सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या आगे वाला? पीछे वाला। इसके अंदर बिल्कुल उसका अपोजिट रूल है। इसमें जो आगे वाला होगा ना, जो वर्ब से दूर होगा सब्जेक्ट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, या पहले रूल लिख लेते हैं कि वर्ब सब्जेक्ट farther from the verb is more important, ठीक है। farther मतलब कि जो दूर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर डैश गॉन मैड, ठीक है। मेरे को बताओ, हैज़ गॉन मैड या हैव गॉन मैड? देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट। सेकंड सब्जेक्ट कौन है? टीचर। जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे हैं? सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। और जो टीचर है वो कैसा है? सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, ठीक है। लेकिन एक बात हमारे को ध्यान रखिए, अभी अभी हमने रूल पढ़ा कि यहाँ पर ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लूरल के हिसाब से हम क्या भरेंगे? हैज़ या हैव? हैव। प्लूरल के हिसाब से हम भरेंगे हैव। अरे दीदी अभी तो ये टेबल बनवाई कि सिंगुलर होता है हैज़, ये होता है, नहीं समझ आ रही बात, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है बुढ़ापे में, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे को इतने रूल जो हैं ये अच्छे से आने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, अब हम कुछ नए सेट ऑफ रूल्स डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पेपर सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, ठीक है। और डायरेक्ट यही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में उठ के आने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है। एक बात को ज़रा समझेंगे कि कितनी भी बड़ी एज हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, क्या हो? कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, कितना भी ज़्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, क्या हो? ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, या फिर कितना भी बड़ा अमाउंट ऑफ मनी हो,
बात समझ में आ रही है? इन चारों चीज़ें जो हैं, कितनी भी बड़ी एज हो, कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो, कितना भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो और कितना भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी हो, ठीक है, इन चारों चीज़ों को दे आर ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर। अब इसका क्या मतलब है हम जरा एग्जाम्पल से समझेंगे, घबराओ मत, ठीक है। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि 100 years, ठीक है, डैश अ टेंडर एज, टेंडर मतलब बड़ी ही जवान, ठीक है, बात समझ में आ रही है? मन में आंसर सोचेंगे। या फिर मैं बोलता हूँ कि 1000 किलोमीटर्स डैश अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। या फिर मान लो मैं बोलता हूँ कि 20 minutes डैश अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। या फिर मान लो मैं बोलता हूँ कि 99 crores डैश अ मीगर अमाउंट। अच्छा, मीगर का मतलब क्या होता है? बहुत कम, ठीक है, नेग्लिजिबल, बहुत ही छोटा सा अमाउंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत ही छोटा सा अमाउंट, ठीक है। चलो, मैं इकलौते बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, कम है ना दित्या? कम ही है आपके लिए, तो एक बार रोना है, लो भैया। बात समझ में आई? चलो देखेंगे। 100 years डैश, अब बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। 100 years 1 year हुआ ना सिंगुलर, तो 100 years प्लूरल है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये क्या है? एज है। क्या है? एज है। तो इसके लिए हम इज चूज करेंगे, आर चूज करेंगे, इज चूज करेंगे। यही तो रूल समझाया अभी। बात समझ में आ रही है? 100 किलोमीटर्स, ये क्या है? ये डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस चाहे ये प्लूरल है, लेकिन इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। अब इसी तरीके से 20 मिनट्स क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, ठीक है। चलो, तो क्या है? 20 मिनट्स की बात करेंगे, तो 20 मिनट्स क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये भी क्या है? इज होना चाहिए, ठीक है। अगला है 99 करोड़, ये है अमाउंट ऑफ मनी, तो इसमें भी क्या आएगा? इज आएगा। इवन दो ये सारे प्लूरल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें क्या आएगा? एज आएगा। बात समझ में आ रही है? ये वाला रूल क्लियर है? ये चार चीज़ें याद रहेंगी कि एज हो, डिस्टेंस हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, अमाउंट ऑफ मनी हो, कितने भी बड़े हो, इनको हमेशा हम क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। चलो, एक रूल और बता दूं, एक रूल और बता दूं, मना करोगे तो दो बता दूंगा, ठीक है। देखो, एक रूल और समझेंगे। एक रूल अगला समझेंगे कि क्या है? एक चीज़ होती है कलेक्टिव नाउन। क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। बताओ क्या होता है? हाँ, वेरी नाइस। जो कलेक्शन को डिनोट करता है, यानी कि जो बताता है किसी ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? किसी ग्रुप के बारे में। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं बोलूं आर्मी। क्या बोलूं? आर्मी। या फिर अगर मैं बोलूं पुलिस, क्या बोलूं? पुलिस। या फिर अगर मैं बोलूं फैमिली, क्या बोलूं? फैमिली, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। ये सब क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स है। तो जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं ना, इनको भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर। क्या कंसीडर करते हैं? सिंगुलर कंसीडर करते हैं। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हारे को कि दिस फैमिली डैश क्रैक, ठीक है। तो बताओ, इज क्रैक या आर क्रैक? हो सकता है फैमिली के अंदर 3-4 लोग हों, पर तब भी हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? इज क्रैक। बात समझ में आ रही है? ठीक है। क्रैक मतलब क्रैक जैक है ना, फुल क्रैक है, ठीक है। चलो, एक चीज़ समझेंगे, एक बात याद रखेंगे। देखो क्या है, ये ना सेंटेंसेस में एक दो बता रहा हूँ, जरा ये याद रखना, अक्सर पेपरों में हमारे को देखने को मिलते हैं। क्या है कि पुलिस इज कमिंग। क्या बोला मैंने? पुलिस इज कमिंग। हो सकता है पुलिस में 100 लोग आ रहे हो, पर तब भी हम क्या बोल रहे हैं? पुलिस इज कमिंग। लेकिन पीपल आर एंग्री। समझ आ रही है बात? पीपल आर एंग्री। बात समझ में आ रही है? पीपल के साथ क्या यूज़ किया हमने? आर। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो कि वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ऑलरेडी पता होगी। मान लो मैंने बोला पुलिस मैन, ठीक
ठीक है, मान लो मैंने बोला पुलिसमैन, ठीक है, इसका प्लूरल क्या होगा? वेरी गुड, इसका प्लूरल क्या होगा? क्या इसका प्लूरल ये होगा पुलिसमैन्स? नहीं, क्या होगा? पुलिस मैन। बात समझ में आ रही है? मैन, ठीक है। इसी तरीके से मैन का विमेन होगा। क्लियर है इतनी बात? पक्का क्लियर है? हाँ, देखो ना, सिंगुलर क्या, ओ सॉरी, मैन का मैन हो जाएगा, ठीक है, और वुमेन का विमेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ। अगर पूरा सेंटेंस हो और वो पास्ट टेंस में हो तो ठीक ये है। जाएगा। नहीं नहीं, क्यों? तब वॉज वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ये क्या बात हुई? अभी हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, उसमें टेंस को मत घुसाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? चलो, तो या तो ये बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? श्योर? ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, एक इसी से रिलेटेड एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि कमिटी। मैंने एक शब्द बोला COMMITT, कमिटी। कमिटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप, ठीक है। कमेटी का मतलब है, जैसे मान लो किटी पार्टी है दित्या की, ठीक है, तो उसके अंदर मान लो 10 आंटियां हैं, ठीक है, तो इसकी हो गई हैप्पी कमेटी। बात समझ में आ रही है? कमेटी को हम लोग क्या मानेंगे? सिंगुलर। क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे, ठीक है। अब देखो, कमेटी के अंदर हो सकता है 100 लोग हों, 100 आंटियां हों, ठीक है, लेकिन कमेटी क्या है? एक सिंगल यूनिट है। क्या मानेंगे हम उसे? एक सिंगल यूनिट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने थोड़ी सी बात बदल दी और मैंने इसकी जगह लिखा, मैंने बोला द कमिटी डैश डिसाइडेड। बताओ, हैज डिसाइडेड या हैव डिसाइडेड? द कमिटी डैश, लिखते हैं जरा इसको, द कमिटी डैश डिसाइडेड टू स्टे एट होम। बताओ, हैज़ या हैव? हैज़। क्यों? क्योंकि कमेटी को हम क्या मान के चल रहे हैं? सिंगुलर। अब जरा मान लो मैंने थोड़ी सी भाषा बदल दी और मैंने कमेटी की जगह लिख दिया कमेटी मेंबर्स। क्या लिख दिया? कमेटी मेंबर्स। अब बताओ, इसको सिंगुलर मानोगे या प्लूरल मानोगे? प्लूरल मानेंगे। क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। पहले कमेटी एक सिंगल यूनिट था, पर अब ये सिंगल यूनिट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो कमेटी मेंबर्स आ गया तो हम इसको क्या मानेंगे? प्लूरल। जैसे पहले था द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू स्टे एट होम, अगर इसकी जगह मैं बोल देता द कमेटी मेंबर्स डैश डिसाइडेड, बताओ क्या होगा? हैव डिसाइडेड। क्लियर है इतनी बात? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? ठीक है, ये वाले रूल क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? एक और रूल डिस्कस करते हैं। चलो देखो, एक और बात को समझेंगे। एक हम बात करने जा रहे हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, जरा ध्यान से समझना। देखो, कुछ कभी कभी हमारे को क्वेश्चंस करते हुए नजर आते हैं, जिनको मैं प्यार से नाम देता हूँ कॉशन वर्ड्स। क्या नाम देता हूँ? कॉशन वर्ड्स। कॉशन का मतलब क्या होता है? सावधान। क्या मतलब होता है? सावधान। जैसे बिजली के बोर्ड के बाहर लगा हुआ होता है कॉशन, और वहाँ पे ऐसे स्कल वाली फोटो भी बनी हुई होती है, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा चौकन्ने हो जाओ। क्या हो जाओ? चौकन्ने हो जाओ। ऐसे ही हमारे पास कुछ वर्ड्स आते हैं क्वेश्चन करते हुए हमारे को तंग करने के लिए, जैसे होता है टुगेदर विद। क्या मतलब होता है? टुगेदर विद। या हमारे को देखने को कभी कभी मिलता है अलॉन्ग विद, या हमारे को कभी कभी देखने को मिलता है इंक्लूडिंग, या हमारे को कभी कभी देखने को मिलता है विद एटसेट्रा। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं ये कभी कभी हमारे को देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे ही ऐसा कुछ दिखे तो हमें क्या हो जाना है? कॉशन हो जाना है, सावधान हो जाना है। ठीक है, एक मैं सेंटेंस तुमसे बात करना चाहूँगा। सपोज करो मैं बोलूँ कि माधव along with his kidney, liver, eyes, hands, dash teaching। बताओ, is teaching या are teaching? is teaching, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है?
माधव। कौन है? माधव। ये मैंने जितनी भी चीजें बोली, लिवर, किडनी, हैंड, ये सब, ये उसी का सामान है। क्या है? उसी का सामान है। बात समझ में आ रही है? उसी के अंदर ही इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, तो इनको देख के अक्सर ऐसा लगता है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन होता सिंगुलर ही है। तो जब भी तुम्हारे को इस तरीके के वर्ड दिखे तो ध्यान रखना, इसका रूल क्या है कि रेफर टू मेन सब्जेक्ट। ठीक है, जब भी ऐसे वर्ड्स दिखें तो तुम्हारे को मेन सब्जेक्ट खोजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने बोला कि दित्या along with her boyfriend। सर फ्रेंड्स लिख सकते थे ना। अरे चलो कोई बात नहीं, फ्रेंड्स लिख सकते। चलो एक काम करते हैं, डॉग लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ फर्क रहा नहीं। ठीक है, देखेंगे। दित्या है ना, दित्या along with her dog dash traveling। हाँ बताओ, इज ट्रैवलिंग या आर ट्रैवलिंग? इज ट्रैवलिंग। क्यों? क्योंकि जो दित्या का बॉयफ्रेंड, कुत्ता है, वो भी उसी का ही सामान है। बात समझ में आई? वो भी उसी का ही सामान है, तो हमारे को along with का ध्यान रखना है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस वजह से इज ट्रैवलिंग। नहीं समझ आई? और एग्जाम्पल नहीं? ठीक है, चलो ठीक है। या अगर हम एक और एग्जांपल लें, ठीक है, हाँ ठीक है, आपका नाम लगा रहा। मान लो मैं बोलता हूँ कि माधव। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ माधव। ठीक है, टुगेदर विथ हिज फैमिली। ठीक है, डैश गॉन टू, कहाँ? चलो कहाँ घूमने जाए? चलो गॉन टू मनाली। ठीक है, तो मेरे को बताओ, हैज़ गॉन या हैव गॉन? हैज़ गॉन, क्योंकि यहाँ पर मेन सब्जेक्ट कौन है? माधव। ये जो उसकी फैमिली है ना, ये जो उसकी फैमिली है, ये अभी उसी के ही सामान का हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, फैमिली, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ फैमिली। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है? माधव। बात समझ में आ रही है? टुगेदर विद हिज फैमिली। ठीक है, तो वो जो उसके साथ है वो उसका सामान है, चाहे वो सामान बहुत बड़ा हो सकता है, फैमिली। ठीक है, लेकिन तब भी हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे? हैज़। बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन सब्जेक्ट ये है। ठीक है, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। अरे बात समझ में आ रही है? पेपर में तंग करने के लिए अक्सर तुम्हारे को ये वर्ड्स नजर आएंगे, ये टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, अलोंग विद। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी। चलो ठीक है। अब इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ तुम्हारे को और बता दूं क्या? एक छोटी सी चीज़ तुम्हारे को और बता दूं। देखो क्या है, कभी कभी हमारे को कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे ईच, जैसे एवरी। ठीक है, जैसे एवरीवन, जैसे नो वन, जैसे नन, जैसे नोबडी। ठीक है, जब भी इस तरीके के वर्ड्स तुम्हारे को नजर आए तो समझ जाना कि सब्जेक्ट को क्या मानना है? सिंगुलर मानना है। क्या मानना है? सिंगुलर मानना है। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर एक एग्जांपल से समझेंगे, जैसे ईच वन ऑफ यू डैश लेजी। बताओ, इज लेजी या आर लेजी? इज लेजी। बात समझ में आ रही है? जैसे ही ईच नजर आएगा तो क्या लगा दोगे? इज। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर मैं बोलूं कि नोबडी डैश, रुको जरा, नोबडी डैश टीवी। मेरे को बताओ दीत्या, आप बताओ क्या होगा? नोबडी डैश टीवी। वॉचेस। अबे जब सिंगुलर होता है तो SEIES लगाते हैं ना, पहले वाले रूल मत भूलो। ठीक है, नोबडी वॉचेस टीवी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, अब एक और रूल जरा समझ लेते हैं। जैसे हमने ईच एवरी ये सब समझा, अगर तुम्हारे को क्वेश्चन करते हुए समझ दिखाई दे या तो ऑल या फिर बोथ, क्या नजर आए? या तो ऑल या फिर बोथ, तब इनको हम क्या मानेंगे? सब्जेक्ट को प्लूरल। क्या मानेंगे? प्लूरल मानेंगे। ठीक है, इसको फिर से एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बोथ हर पेरेंट्स डैश
हैप्पी। बताओ, बोलो। आर। समझ आ रही है बात? या फिर अगर मैं बोलूं कि ऑल ऑफ अस डैश, ऑल ऑफ अस डैश पर क्या यूज़ करें? ऑल ऑफ अस डैश क्रेजी। बताओ, इज या आर? आर। बात समझ में आ रही है? ऑल ऑफ अस आर क्रेजी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, कभी कभी तुम्हारे को क्वेश्चन करते हुए नजर आ सकता है, कभी कभी तुम्हारे को क्वेश्चन करते हुए आ सकता है नजर समवन या फिर समबडी। ठीक है, ये सब भी जान के डाले जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो भी हम सब्जेक्ट को क्या मानेंगे? सिंगुलर। क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। इसको फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने बोला कि समवन डैश एट द डोर। बताओ, बोलो। इज। समवन इज एट द डोर। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बस 2-3 रूल और रह गए हैं, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है, फिर हम चलते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या है। एक रूल हम लोग समझेंगे, एक होता है आइदर और एक होता है नाइदर नॉर। बात समझ में आ रही है? एक चीज़ होती है आइदर और एक चीज़ होती है नाइदर नॉर। ठीक है, अब ये जो आइदर और है इसमें मुझे और नज़र आ रहा है, जो नाइदर नॉर है इसमें मुझे और नज़र आ रहा है। तो अगर तुम्हें आइदर और या नाइदर नॉर नज़र आए तो इसके अंदर क्या करना है? सेम रूल लगाना है। किसके जैसे? सेम रूल एज और वाला रूल हमने क्या समझा था कि पीछे वाला सब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, सेकंड सब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको फिर से एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं बोलूं कि आइदर रिद्धि और हर फ्रेंड्स डैश नॉटी। बताओ, यहां पर हमारा पहला सब्जेक्ट कौन है? अरे बोलो, कौन है पहला सब्जेक्ट? रिद्धि। और दूसरा सब्जेक्ट कौन है? हर फ्रेंड्स। और बीच में कौन नजर आ रहा है हमारे को? और अंकल। बात समझ में आ रही है? अब और अंकल नजर आ रहे हैं तो बताओ ये वाला सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये वाला? सेकंड वाला। बात समझ में आ रही है? कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उसके फ्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अभी सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा? आर। अरे बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी नहीं समझ आ रही? ठीक है, एक और एग्जांपल लो। चलो एक और एग्जांपल लो। अगर मैं बोलता हूं कि नाइदर हर पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड डैश अराइव्ड। ठीक है, हैज़ या है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखो क्या है यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? हर पेरेंट्स। बताओ सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। और दूसरा वाला क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है। लेकिन बीच में हमारे को फिर से कौन दिख रहे हैं? और अंकल। जब भी और अंकल आ जाते हैं तो पीछे वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सिंगुलर है, चाइल्ड सिंगुलर है। तो इस वजह से हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज़। अरे बात समझ में आई? पक्का क्लियर है? ठीक है, चलो एक रूल और समझते हैं। ठीक है, अब एक रूल ये वाला ज़रा ध्यान से समझना, अक्सर तुम्हारे को एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि द सिंगर, पहले मेरे को लिखने देना, द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट क्या होता है? वेरी नाइस, जो गाना लिखता है। ठीक है, डैश डाइट। अपने मन में आंसर सोचो, अभी बोलना मत कुछ।
बताओ भाई, तुक्का मारो, क्या लिखेंगे? द सिंगर एंड द लिरिसिस्ट डैश डाइड, और दूसरा है द सिंगर एंड लिरिसिस्ट डैश डाइड। दोनों सेम ही है। पहले में सेकंड। बताओ पहले में क्या भरे और दूसरे में क्या भरे? पहले में हैज आएगा। अच्छा, देखो मेरी बात को जरा ध्यान से समझेंगे। पहले तो एक जरा कंसेप्ट को समझो छोटे से, कि एक ही इंसान क्या सिंगर और लिरिसिस्ट दोनों चीजें हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, कि एक ही इंसान गाना गाता भी हो और लिखता भी हो। अरे नहीं हो सकता ऐसा। पंजाबी सिंगर तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, जैसे सिद्धू मूसेवाला खुद ही तो लिखता था, खुद ही गाता था। अरे नहीं समझ आ रही बात, ठीक है? कि एक ही इंसान सिंगर और लिरिसिस्ट दोनों चीजें भी हो सकता है, और ऐसे ही केसेस में ये क्वेश्चन हमारे को परेशान करने के लिए दिए जाते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे। देखो क्या है, हमारे को फर्स्ट वाले में दिख रहा है एक द। क्या दिख रहा है? द। ये द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? सिंगर के लिए। हमारे को एक और द दिख रहा है, और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? लिरिसिस्ट के लिए। तो इन दो द से हमें पता लगता है कि दो अलग अलग लोग मरे हैं। तो जब दो लोग मरे हैं और एंड का इस्तेमाल किया जा रहा है बीच में, तो फिर क्या होगा? सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। और प्लूरल क्या है? हैव। अरे बात समझ में आई, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पर एक ही द है। क्या है? एक ही द है, और लिखा है सिंगर एंड लिरिसिस्ट। तो ये कौन है? ये सिंगल पर्सन है। ये कौन है? ये सिंगल पर्सन है। अरे बात समझ में आ रही है? मान लो हम सिद्धू मूसेवाले के बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि द सिंगर एंड लिरिसिस्ट हैज डाइड, क्योंकि सिंगर भी वही था और गाने लिखने वाला भी वही था। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज। क्लियर हो जाएगी ये बात? पक्का? ठीक है, चलो एक रूल और समझते हैं। आज की शाम का हमारा आखिरी रूल होगा ये, ठीक है? एक रूल और समझते हैं। देखो क्या है, एक आखिरी रूल और समझते हैं। ऐसे गाली देने वाली नज़रों से मत देखो। देखो क्या है, हम लोग डिस्कस करते हैं एक आधी एक्सेप्शन। क्या डिस्कस करते हैं? एक आधी एक्सेप्शन। देखो क्या है, जब भी एंड लगता है तो हमने उसके लिए रूल क्या पढ़ा आज? कि प्लूरल हो जाता है, ठीक है? प्लूरल हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्रेड एंड बटर, ठीक है, डैश टेस्टी, ठीक है? अब रूल के हिसाब से मेरे को बताओ, जो अभी हमने रूल पढ़ा है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? इज या आर? आर आना चाहिए। रूल के हिसाब से क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, क्योंकि भाई ब्रेड अलग है, बटर अलग है, ठीक है? लेकिन तब भी हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं? इज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ब्रेड बटर को हम लोग मानते हैं क्या? सिंगल यूनिट। क्या मानते हैं? सिंगल यूनिट। बिल्कुल इसी तरीके से क्या तुम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी है जिसमें रेस लगाते हैं? कौन रेस लगाते हैं? एक कछुआ और एक रैबिट। वेरी नाइस, ठीक है? और उसमें क्या होता है कहानी में, जरा मेरे को शॉर्ट में बता दो। कछुआ जीत जाता है, खरगोश सो जाता है। अरे ऐसा ही होता है ना। उसका मॉरल था एक, याद है? देखो देखो, तुमने क्या बोला? स्लो एंड स्टेडी। क्या बोला? स्लो एंड स्टेडी, ठीक है? डैश द रेस, डैश द रेस, ठीक है? अब देखो तुम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो, एक तरफ हमारे पास है विन और एक तरफ हमारे पास है विंस। देखो स्लो एंड स्टेडी है, रूल के हिसाब से तो यहाँ पर क्या है? एंड है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? विन आना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन हम सब लोग क्या बोलते हैं? विंस। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से स्लो एंड स्टेडी को भी हम क्या मानते हैं? सिंगल यूनिट। अरे आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई, ठीक है? तो अगर तुम लोगों को ये सब रूल आते होंगे, जितने भी रूल्स अभी मैंने बताए हैं, अगर तुम्हें ये सब आते होंगे, तो इस दुनिया भर का कोई भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, तुम सारे क्लियर कर जाओगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब तुम्हारे मन में आएगा भाई ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे मान ले? तो जरा शांति रखो। अभी मैं तुम्हारे को भेज रहा हूँ एक 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट। क्या भेज रहा हूँ? एक 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट, ठीक है? जो कि क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा, होमवर्क नहीं दे रहा। मेरे को पता है तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है मेरे को, ठीक है? एक तो ये, पर आज का अपना पहले होमवर्क सुनो।
आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम्हारे को सारे क्लास नोट्स क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, अच्छे से सारे रूल्स को समझ के आना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद हम ये 100 क्वेश्चंस की वर्कशीट करेंगे और इस वर्कशीट को करने के बाद और इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होते ही नहीं। एक एक क्वेश्चन मेरा अपना हैंड पिक्ड है, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे इस टॉपिक में कभी लाइफ में तुम्हारे को कोई परेशानी ना आए। पर आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम्हारे को क्लास नोट्स को रिवाइज करना है अच्छे से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो।